नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल। संचार ज्योति में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं माननीय श्री विकास सक्सेना जी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी रहे हैं। ये एक बहुत ही बेहतर इंसान रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट की हर सुनवाई में इंसानियत को चुना है और हर फैसले को अच्छे से निभाया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे दिमाग में आया था कि आपको जज बनना है। हाँ, नहीं, शुरू में तो जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मेरे फादर असल में डॉक्टर थे, तो घर का माहौल देख के ये लगा कि मुझे भी डॉक्टर होना चाहिए। जी। मैंने इंटर साइंस से किया, ग्रेजुएशन भी साइंस से किया। CPMT का एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। इस कारण से फिर मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। फिर मैंने लॉ किया और उसके बाद मैं फिर जुडिशरी में आया। जी, तो सर पहला कोई केस बताइए, कोई ऐसा किस्सा रहा हो या पहला केस कैसा आपको देखने को मिला था? शुरू में जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ही मुझे क्रिमिनल पावर्स मिल गई थी। जी। तो ऐसा ये होता है कि जब किसी भी न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति होती है, तो उसको एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन लिया जाता है। जी। और अगर उसको क्रिमिनल पावर हाई कोर्ट देती है, तो उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जी। जी। मतलब सिविल जज अगर वो सिविल का वर्क कर रहा है तो सिविल जज कहलाएगा, और क्रिमिनल का वर्क कर रहा है तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। जी। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही मेरे को क्रिमिनल पावर मिल गई और मेरी पोस्टिंग हरदोई जिले में एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुई थी। अच्छा जी, तो पहला केस क्रिमिनली मिला था आपको? हाँ, क्योंकि मैं क्रिमिनल कोर्ट में था तो पहले क्रिमिनल। तो वो कैसा अनुभव रहा था सर? क्योंकि काफी मुश्किल होता है कि किसी इंसान को सजा सुनाना। या मजिस्ट्रेट कोर्ट में उतने हीनियस क्राइम के तो मुकदमे होते नहीं, पैटी मैटर्स होते हैं या थेफ्ट के होते हैं, कार एक्सीडेंट के होते हैं, ज्यादातर ऐसे छोटे जो 3 साल तक की सजा वाले मुकदमे होते हैं। जी। इसमें इसके एक्साइज एक्ट के होते हैं, तो बहुत छोटे मैटर्स होते हैं, लेकिन संख्या बहुत अधिक होती है इनकी। संख्या बहुत अधिक होती है। जी। तो मुझे याद है कि मेरी पहली पोस्टिंग में मेरे कोर्ट में पेंडेंसी करीब 4,500 मुकदमों की। इतने ज्यादा मुकदमे थे? जी। तो सर क्या लोग न्याय के लिए आते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हमें केस जीतना है? देखिए, लिटिगेशन अब 2 तरह का हो गया है। एक तो जेन्युइन लिटिगेशन है कि कोई जेन्युइन डिस्प्यूट है या कोई क्राइम हुआ है, कंप्लेनेंट ने वो की है। दूसरा, आजकल लोग कोर्ट का दुरुपयोग भी करने लग गए हैं। वो दूसरे को परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए भी झूठे मुकदमे डालने लगे हैं। ये दिन पर दिन परंपरा इसकी बढ़ती जा रही है। मैंने अपने ड्यूरिंग सर्विस इस बात को नोट भी किया कि 50% ऐसे मुकदमे होते हैं जो घर पे बैठ के भी सॉल्व हो सकते हैं। जी। लेकिन जैसे मकान मालिक किराएदार का है, मान लीजिए एक उदाहरण दे, किराएदार से मकान मालिक अपना मकान खाली कराना चाहता है और उसने एग्रीमेंट भी किया वो रहता है कि भाई मैं 3 साल में खाली कर दूंगा, लेकिन वो नहीं करता है तो मकान मालिक मुकदमा लड़ता है। तो वहाँ पे किराएदार की ये रहता है कि मैं कितने साल मुकदमे को खींच लूं जिससे मुझे मकान न खाली करना पड़े, या उस मकान पे कब्जा कर लूं। नहीं, कब्जा तो नहीं कर सकता क्योंकि किराएदार कभी मालिक नहीं हो सकता है, लेकिन डिलेइंग प्रैक्टिस तो रहती है। अगर 2 पक्ष हैं तो एक चाहेगा कि जल्दी उसके मुकदमे का निस्तारण हो और दूसरा चाहेगा कि जितना डिले हो उतना अच्छा है। जी बिल्कुल। सर, अभी हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट से एक बयान सामने आया था, जहां पर वहां के जज ने कहा था कि महिलाओं के साथ या नाड़ा खोलना या फिर उनके शरीर को छूना ये एक रेप केस नहीं माना जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं महिलाओं को लेकर। ये जज साहब ने जो भी हाई कोर्ट के जज साहब ने जो बात कही, अगर टेक्निकली देखा जाए तो रेप की जो डेफिनेशन मतलब इंडियन पीनल कोड में दी गई है, उसके हिसाब से तो उन्होंने सही कहा। लेकिन जो
वैसे मामले हैं, लेकिन इसे छेड़छाड़ तो माना ही जाएगा लड़की के साथ में। जी जी वो- बिल्कुल। तो इसलिए टेक्निकली तो वो बात सही है। उसको आम पब्लिक ने दूसरे ढंग से लिया, लेकिन उनका जो टेक्निकल पर्पस था वो ये था कि रेप की जो डेफिनेशन है उसमें पेनिट्रेशन जरूरी है। जी बिल्कुल। सर जो ये केस आते हैं जैसे रेप केस हो गया, ये कितने सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं? क्योंकि मैं आप अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं, जो मैंने काफी, क्योंकि सेशंस मैंने करीब 10, 12, 13 साल सेशंस किया और 376 के मुकदमे दिए, डिसाइड किए हैं। 90% तो कंसल्टिंग पार्टी होती है। कंसल्टिंग पार्टी 10% केसेस हो सकते हैं जहां पे एक्चुअल में रेप हुआ हो। बाकी में जबरदस्ती नहीं है, ये दोनों पक्ष की सहमति से है। लेकिन बाद में शिकायत हो गई या मनमुटाव हो गया तो एक दूसरे के खिलाफ शिकायत कर दी और रेप का आरोप लगा दिया। सर कोई किस्सा ऐसा है जब आपको लगा हो कि नहीं, ये जितने भी सबूत हैं या जो चीजें पेश की जा रही हैं ये सच नहीं लग रहा, किसी रेप केस में या छेड़छाड़ के मामले में? पता लग जाता है जब एविडेंस होती है और जब उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो सच्चाई लगभग सामने आ जाती है। जी, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो सर, आप साझा कर सके? एक बार हम ट्रायल कर रहे थे, उसमें एक महिला के ऊपर ये आरोप था कि उसने पेनिस काट दिया हंसिया से, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उसी को ही आरोपी बना दिया, महिला को ही। अच्छा। महिला की डिफेंस ये थी कि साहब मैं रात में अकेली थी, मेरा आदमी नौकरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, मैं अपने छप्पर के नीचे लेटी थी, ये व्यक्ति आया, इसने जानबूझ के मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। तो मैंने अपने बचाव में, मेरे सिरहाने हंसिया रखी भी थी, गांव में जनरली हर घर में रहती है, तो मैंने इसका वो पेनिस काट दिया। उसका कहना ये था कि साहब ये झूठ बोल रही है, और तो लेकिन उसमें मैंने ये पाया कि कोई भी महिला तभी इस तरह का कोई कार्रवाई करेगी जब उसके साथ एक्चुअल में उसकी मॉडेस्टी को खतरा हो। तो वो उसमें मैंने उसको बरी किया था। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। जी। तो सर आपके पास ऐसी पावर होती है कि जैसे सारे सबूत पेश कर दिए जाएं, लेकिन आपके अंदर से आवाज आए कि नहीं, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है? देखिए, न्यायालयों में जो भी निर्णय होते हैं वो जो भी एविडेंस जज के सामने रखी जाती है, एक्चुअल में जज तो घटना के समय होता नहीं है। बिल्कुल। और जो एविडेंस रखी जाती है उसी के आधार पर निर्णय होते हैं। लेकिन ये पता लग जाता है कि जब आप उसे गंभीरता से उसका अध्ययन करें कि कौन व्यक्ति कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। और अगर हमें जरा सी भी शंका होती है कि इसकी गवाही जो है वो सच्ची नहीं है, तो हम एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। सर कानून के दायरे में इतने प्रेशर के बाद इंसाफ भी देना, इंसानियत भी निभाना, सर इन सब चीजों को कैसे संतुलित रखते हो, मैनेज कैसे करते हो? देखिए, जहाँ तक प्रेशर की बात है, मेरे को तो अपनी ड्यूरिंग सर्विस कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि किसी ने कहा हो कि आप ऐसे डिसाइड कर दिए या उस तरह से डिसाइड कर दीजिए। और आपकी देखिए, मेरा एक उसूल रहा जब मैं जज रहा कि मैं कहता था कि मेरी अंतरात्मा मुझे ना भूखे, मेरी रात की नींद ना डिस्टर्ब हो। मैं ऐसा कोई निर्णय नहीं करूंगा कि रात में जब मैं सोने जाऊं तो मेरा आत्मा ये कहे कि आज तुमने निर्णय सही नहीं किया। तो मैंने कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज के अगेंस्ट में कोई निर्णय नहीं किया। जी। सर आपके साथ एक किस्सा हुआ था कि आपने कोई फैसला सुनाया था और जिसमें क्रिमिनल ने कहा आपको जान से मारने की धमकी तक दे डाली। ये मैं सहारनपुर में पोस्टेड था, तो एक काफी नोटोरियस क्रिमिनल था, उसके खिलाफ करीब 17-18 मर्डर के केसेस थे और ही वाज ए ड्रग एडिक्ट। तो जेल में तो आप जानते हैं कि जो ज्यादा क्रिमिनल्स होते हैं उनको जेल वाले भी थोड़ा सा पैम्पर करते हैं और उसको ड्रग्स जेल में भी अवेलेबल हो जाती थी। अच्छा। तो कई बार होता था कि वो नशे की हालत में रिमांड के लिए लाया जाता था,
और वो रास्ते में जब पुलिस वालों के साथ या जब कोर्ट में आता था तो सबके साथ बदतमीजी करता था। एक दिन हमारी कोर्ट में भी उसने कुछ बदतमीजी की तो मैंने उसको मना किया, तो उसने मुझे धमकी दी कि आप मुझे कब तक जेल में रखेंगे, एक ना एक दिन तो मैं निकलूंगा। और वो है, तो इस तरह की घटनाएं कभी कभी हो जाती है। तो ऐसा जनरली जो है कभी भी कोई क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन बहुत रेयर ओकेजन है कि जो या तो एडिक्टेड होने के नाते, नशे में होने के नाते उसने किया था, और बाद में वो एक बार जेल से फरार भी हो गया। अच्छा। और तब मेरे को एक थ्रेटनिंग लेटर आया था कि अब मैं जेल से भाग गया हूँ और अब मैं आपको, तब मुझे फिर सरकार ने सुरक्षा प्रदान की थी, और वो सुरक्षा करीब 6 महीने 8 महीने तक मेरे साथ रही। फिर वो जब दोबारा पकड़ लिया गया तब वो। अच्छा, उसने बकायदा लेटर भी भेजा? हाँ, लेटर मेरे को मिला था। तब तो फिर डरना तो जायज ही था जी। तो सर कहाँ आपकी ड्यूटी रही है? मैं देखिए, मैं यूपी के काफी जिलों में रहा, जिसमें पूरब से लेके पश्चिम तक तो करीब मेरी 12-13 पोस्टिंग हुई पूरे टेन्योर में जी। और 2 साल में डेपुटेशन पे भी रहा रेलवे में, एज ए रेलवे मजिस्ट्रेट भी मैंने काम किया। अच्छा, तो सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी आपको जहाँ पे काम करके मजा आया हो, यहाँ जहाँ पर अतरंगे केस देखने को मिले हो? नहीं, केस तो सभी तरह के हर जिले में होते हैं। कभी सिविल करने का मौका मिला, कभी क्रिमिनल करने का मौका मिला, और ज्यादातर तो केसेस जो होते हैं हर केस के एविडेंस अलग अलग होती है, सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। तो कोई 2 केस हम ये नहीं कह सकते कि एक तरह के हैं या इनमें कुछ एक रूपता है, सब जगह अलग अलग होता है। लेकिन कुछ सिविल के मुकदमे भी मैंने डिसाइड किए। मैं झांसी में पोस्टेड रहा, तो वहाँ ये पटरी दुकानदारों का मुकदमा था, नगर निगम ने बहुत परेशान कर रखा था उन लोगों को, तो मैंने उसमें स्टे दिया था सन 2000 में। और आज इत्तेफाक से एक 3-4 दिन पहले ही एक वकील साहब का मेरे पास झांसी से फोन आया था कि आपके स्टे पे आज भी वो पूरा बाजार चल रहा है। अच्छा, 25 साल बाद तक आपका स्टे अभी भी बरकरार है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कोई निर्णय दिया है। और उसके तो सर आज के जो युवा हैं या वकीलों की अगर हम बात करें तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई केसेस या कई लोग ऐसे सामने आते हैं कि आपकी बिल्कुल बात सही है कि बहुत से लोग वकालत नहीं करना चाहते। उनका उद्देश्य अगर रहता है कि हम जल्दी से पैसा कमाएं, तो वकालत में यह संभव नहीं है। वकालत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे कहावत है कि पहले आपको पहाड़ जितनी मेहनत करनी पड़ेगी और राई जितना मिलेगा, और फिर आपकी मेहनत जब रंग लाएगी 10, 15, 20 साल बाद, तब आपकी मेहनत राई जितनी होगी और पहाड़ जितना मिलेगा। तो ऐसे लोग ना आए जो जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं, वो वकालत में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जी जी जी। दूसरा, वकालत को अब दूसरे लोगों ने अपना एक ढाल सी बना ली है कि काम तो कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का, लेकिन अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखाए हैं, ताकि थोड़ा समाज में उनकी वो बनी रहे, पुलिस उन्हें परेशान ना करे, वो करे। तो ऐसे लोगों को मैं अच्छा नहीं समझता, उन्हें वकालत में नहीं आना चाहिए। कुछ वकील भी होते हैं सर जो केस को लंबा खींच देते हैं, या फिर ऐसे बोलते हैं कि जज ने तारीख दे दी है, या ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो आप मतलब हम किस तरीके से पहचाने कि इस एडवोकेट को ये केस देना चाहिए जो अच्छे से इसको देख सके या हमें न्याय दिलवा सके? वो तो आपको पता ही लग जाएगा कि कैसा कौन व्यक्ति है। ये बात सही आपने कहा कि बहुत से ऐसे वकील हैं जिनकी सिर्फ डिलेइंग प्रैक्टिस होती है कि जितना लंबा चलेगा मुकदमा उतनी मुझे फीस मिलेगी जी। और अगर जल्दी डिसाइड हो जाएगा तो फिर मेरे को क्या फायदा। तो ऐसे उन जिलों में खास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो वकील लंबा चलाते हैं जो हर पेशी पे फीस लेते हैं। बिल्कुल, चाहे वो पेशकार के नाम पे, चाहे बाबू के नाम पे, चाहे टाइप के नाम पे। बिल्कुल, तो वो लंबा चलाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा जो अच्छे वकील हैं
जो है जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और जिन्हें सिर्फ वकालती करनी है, वो कभी डिलेइंग प्रैक्टिस नहीं अपनाते। सर अगर हम मीडिया की बातचीत करें कि अब मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, तो क्या मीडिया का प्रेशर भी रहता है क्या कोर्ट पर कि जजेस कोई फैसला देंगे तो वो तुरंत मीडिया में आ जाएगा? नहीं, मीडिया का प्रेशर तो नहीं रहता है, लेकिन जो ये परंपरा सी चल गई है कि कोई भी अगर सनसनीखेज दुर्घटना होती है या घटना घटित होती है, मीडिया ट्रायल करने लगता है जैसे कि वो कोर्ट हो, और वो अपने रोज के समाचारों में कि ये डिसाइड कर लेता है कि ये इसी ने मारा होगा, इसी ने घटना कारित की होगी, जबकि अभी पुलिस उसकी विवेचना ही कर रही है, लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, इससे देखिए समाज भी प्रभावित होता है और कुछ हद तक कोर्ट भी प्रभावित होती है। मीडिया ट्रायल के मैं पक्ष में नहीं हूँ कभी। बिल्कुल, जैसे कि बहुत सारे रेप केसेस आते हैं या कुछ घटना होती है तो पहले ही अजम्पशंस लगने शुरू हो जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया पहले ही मान लेती है कि ये दोषी है और इसको सजा मिलनी चाहिए और इसी ने ये किया है, और वो उसके उस परिवार के लोगों का भी इंटरव्यू करती है कि साहब ये घटना हुई और इसने किया, आप क्या चाहते हैं इसके, तो वो परिवार वाले तो सभी कहेंगे कि इसको मौत की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के कानूनी प्रक्रिया है, पहले पुलिस विवेचना करेगी, फिर कोर्ट में मुकदमा दाखिल करेगी, फिर उसका ट्रायल होगा और उसमें समय लगता है। और मीडिया तो 2 दिन में ही किसी को मुलजिम बना देगी, किसी को अपराधी को बिल्कुल साबित कर देगी कि ये अपराधी है और इसको सजा होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, इससे सभी पे प्रभाव पड़ता है और समाज के ऊपर तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ड्यूरिंग ट्रायल वो एविडेंस नहीं आ पाई या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस नहीं मिली और यहाँ मीडिया ट्रायल करके उसने पहले ही उसको दोषी बना दिया है, और फिर अगर वो केस छूट जाता है तो समाज ये कहता है देखो कोर्ट ने छोड़ दिया। हाँ, पहले ही दिमाग में अजम्पशंस बन जाते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल अगर हम मीडिया की बातचीत करें तो ये ज्यादातर हो गया है कि जैसे पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो वहां पर वीडियो बनाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन असल मामला क्या है वो कभी सामने आ ही नहीं पाता। सर, जो अभी हाल ही में एक फैसला और सुनाया गया था कि मैरिटल रेप के बारे में, कि शादी के बाद महिलाओं के साथ जो रेप होता है तो फैसला सुनाया गया था कि वो रेप नहीं माना जाएगा, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या मैरिटल रेप नहीं होते हैं? नहीं, मैरिटल रेप क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक सामाजिक परंपरा है कि शादी के बाद पति पत्नी के शारीरिक संबंध भी होंगे, और मैरिटल रेप के केसेस में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एविडेंस कहाँ से मिलेगा। क्योंकि पति पत्नी घर के अंदर होंगे, कमरे के अंदर होंगे, कोई एविडेंस होगा नहीं, और अगर दोनों में शारीरिक संबंध बने भी तो इसका अगर सबूत भी आ जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये जबरदस्ती का है कि ये कंसल्टिंग है। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें मैरिटल रेप केसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि उसमें एविडेंस नहीं मिलेगा, और उसमें झूठे एलिगेशन लगाने की संभावना बहुत अधिक होगी कि पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव है, पत्नी नहीं रहना चाहती है तो उसने आरोप लगा दिया अपने पति के ऊपर। जी, सर अभी आप रिटायर्ड हो चुके हैं, आपने कितने साल तक ये सर्विस की? मैंने 30 साल सर्विस की। 30 साल की। सर 30 साल में बहुत सारे आपने केस देखे होंगे? बहुत सारे देखे। तो सर उसमें काफी क्रिमिनल केस थे, रेप केस थे, ऐसे बहुत सारे केस मर्डर ट्रायल्स थे। तो आपने अपने मेंटल हेल्थ को कैसे संभाला कि इतने सारे केसेस देखे हैं अपने इसमें? नहीं, ये तो हमारा काम ही था, हमारी ड्यूटी थी करना उन्हें, और जो आम पब्लिक के बीच में जो धारणा बनी हुई है कि कोर्ट में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसेप्शन जो पब्लिक का बना, इसके पीछे हमें कहना नहीं चाहिए कि इसमें अधिवक्ता वर्ग का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि देखिए पब्लिक जो है
वो जो उन्हें बताया जाएगा वही वो जानेंगे। और आपको बताएं, ऐसे भी उदाहरण है कि अगर वकील साहब अपने फीस के नाम पे किसी से मांगे पैसा तो वो आसानी से नहीं देता है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे फेवर में करा देंगे हम केस, और साहब को देना होगा या जज साहब को देना होगा, उस पर क्लाइंट पैसा दे देता है। तो बहुत बार वकील सिर्फ झूठ बोल के कि हमें जज साहब को पैसा देना होगा, वो क्लाइंट से ले लेता है। और ये समाज में बहुत चल रहा है कि मतलब आपको एक उदाहरण दूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि बेटे बहू से उसके फादर इन लॉ की नहीं बनती थी। बाप ने क्या किया कि घर का जो ऊपर वाला पोर्शन था वो अपने बेटे बहू को दे दिया और वो खुद अकेले नीचे रहने लग गए। बेटा कहीं बाहर नौकरी करता था और बहू रहती थी। बहू की रोजी कोई बात पे अनबन हो जाती थी ससुर से, या कभी खाने को लेके, कभी वो, तो आपस में बहुत मनमुटाव होता। और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहू ने अपने ससुर को, और मेरे कोर्ट में उसकी एविडेंस हुई थी, उन्होंने रेप का आरोप लगाया था अपने ससुर पे। मतलब एक नॉर्मल से लड़ाई झगड़े को उसने हाँ। रेप का नाम दे दिया। और उसमें आप देखिए क्या किया गया था। उसकी तो बाद में हमने जांच कराई, जब मुझे शंका हुई तो उस लड़की ने एक प्रोस्टिट्यूट को 5,000 रुपए दे के एज ए अपना नाम दिया उसे, और वो कोर्ट में अपीयर हुई उसके उस अपने नाम से, और उसने एविडेंस दी। जब उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जब नेक्स्ट डेट पे बुलाया गया तो वो अपीयर ही नहीं हो रही थी। तब मुझे डाउट हुआ कि जिसने रेप का एलिगेशन लगाया है वो अपीयर क्यों नहीं हो रही। आपको याद होगा पहले जब गवाही कोर्ट में होती थी तो फोटो नहीं लगती थी, या आधार कार्ड 2010 से पहले कहाँ बने हुए थे आधार कार्ड, तो जो नाम आप बताओगे वही हम समझेंगे। अगर आप कोर्ट में आएंगी कि मेरा नाम रश्मि है तो हम रश्मि मान लेंगे जी, तो हमको तो मालूम नहीं कि आपका क्या। और वकील उसको आइडेंटिफाई करता है। उसमें वकील भी मिला हुआ था। वकील ने 25,000 रुपए फीस ली हुई थी कि हम इसकी झूठी गवाही करा देंगे। जब वो लेडी आई नहीं और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हमने उसको वारंट इशू किया, तो जब पुलिस गई तो उस बहू ने आके मेरे कोर्ट में कहा मैंने कोई मुकदमा नहीं किया हुआ था, मैं तो आई नहीं कभी गवाही देने। बताओ। तो ऐसे मामलों में वकील भी मिला रहता है। कभी कभी ये होता है कि पर्पस है कुछ और ससुर जैसे एक मतलब एक संभ्रांत आदमी के ऊपर कोई आरोप लगा दे रेप का, तो आप सोचो उसकी क्या समाज में हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी मैंने देखे हैं मामले। सर एक ये चीज बताइए कि जैसे जज तो तारीख देते हैं कि नेक्स्ट तारीख पे आना आप जो भी, लेकिन ये बोल देते हैं कि वकील बोल देते हैं कि सामने से डेट अगली मिल गई है, अगली डेट मिल गई है, डेट पे डेट बताते रहते हैं। क्या ये जज साहब डेट देते हैं या फिर ये वकील डेट लेते रहते हैं? इसका कारण ये है कि कोर्ट में केसेस एक दिन में काफी लगे होते हैं। मान लीजिए एक सेशन कोर्ट में अगर 20-25 मुकदमे लगे हैं और 2 में गवाही हो रही है तो पूरा दिन निकल जाता है। तो 28 केसों में तो डेट होनी है, क्योंकि एट ए टाइम तो एक ही केस लिया जाएगा, सुनवाई तो एक ही की होगी। तो अच्छा, क्योंकि हर केस में पार्टी होती नहीं, वकील ने जो बता दिया उन्होंने मान लिया। डेट इसलिए भी होती है कि हमारे यहाँ मुकदमों की संख्या है ज्यादा, जजेस की संख्या है कम। जी। कि आप सोचिए कि मुश्किल से आपके 2,500-3 हजार जजेस हैं और पता लगा 15 करोड़ की आबादी है। अच्छा, अवेयरनेस बढ़ गई है, लिटिगेशन बढ़ गया है, लोगों को कानून का ज्ञान ज्यादा हो गया है, ज्यादा लोग मुकदमों में आने लग गए हैं, तो इसलिए डिले होती है और डेट होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जजेस कम है। तो देखा अभी आप सभी ने कि हमने डिस्ट्रिक्ट जज से बात की जो कि विकास सक्सेना जी थे, जिन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस हमसे साझा किए
30 साल की सर्विस में, जहां पर बहुत सारे क्राइम केस भी थे, जहां पर रेप केस भी थे, ऐसे बहुत सारे केस, और बहुत ही मजेदार किस्से भी सुनाए कि किस तरीके से लोग झूठे केस भी लेकर के आते हैं और कितना मुश्किल होता है एक सच और झूठ के बीच में फैसला लेना, फैसला करना। जी, बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके। और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, रेप केस होते हैं, जो कि झूठे लगाए जाते हैं, जिसमें से 80 से 90% जो केसेस होते हैं वो सब फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं। कुछ ही केस ऐसे होते हैं कि जिनमें जेन्युइनली रेप केस होते हैं। हम आपके सामने ऐसे ही मजेदार पॉडकास्ट लाते रहेंगे, और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।